जो स्यूडोनोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिनमें होता है, ठीक है, उनकी पोलराइजिंग पावर जो होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है, इससे कोवेलेंट करेक्टर वाला पार्ट जो है ना वो ज्यादा आता है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट एंड दैट कॉल्ड एनायन की अगर हम बात करें, कंडीशन फॉर एनायन, है ना, ठीक है, एनायन की बात करते हैं। तो बंद कर दो दरवाजा, बाहर से बंद कर लो। एनायन की अगर हम बात करें तो एनायन के लिए क्या होता है, एनायन के लिए हम कहते हैं, फजान रूल को अगर आपको लगाना है तो हम लोग कहते हैं कि मोर साइज, है ना, मोर साइज ऑफ एनायन, ये बेटर होगा आपके लिए। दूसरा है कि मोर नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, है ना, ये बेटर रहता है ना। एनायन के लिए फॉर एनायन वी विल डिफाइन, फॉर एनायन वी विल define polarizability, ठीक है, कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर और एनायन की होती है पोलराइजेबिलिटी, है ना, एनायन की होती है पोलराइजेबिलिटी, कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर, ठीक है, इस तरीके से। सो फॉर एनायन विल डिफाइन पोलराइजेबिलिटी, ओके। तो कैटायन पोलराइज करता है, और कैटायन के लिए क्या करते हैं, फॉर कैटायन वी विल डिफाइन पोलराइजिंग पावर, है ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम डिस्कशन में लाएं एनायन के लिए, कैटायन के लिए, तो यहाँ पर एनायन की बात चल रही तो फिर एनायन की बात करेंगे, जैसे कि F माइनस आयन है, Cl माइनस आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है। तो ऐसे जाने पर क्या होगा, साइज जब बढ़ेगा तो ये पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर है ना, मतलब आयोडाइड कंपाउंड जो होंगे वो मोस्ट कोवेलेंट होंगे, है ना, आयोडाइड कंपाउंड मोस्ट कोवेलेंट होंगे, क्योंकि उनका एनायन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और इधर जब आप उसमें जाओगे, कोवेलेंट कंपाउंड में जाओगे, तो वहां पे बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी आएगी। आयनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा एनायन का साइज होता है, तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा आती है। तो इस तरीके से कोवेलेंट करेक्टर वाली बात जो है ना वो यहाँ पे आप कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो कोवेलेंट करेक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो कोवेलेंट करेक्टर जैसे पूछा जाएगा, तो अगर हम सिर्फ कोवेलेंट करेक्टर की ही बात करते हैं, तो कोवेलेंट करेक्टर में अगर आप देखोगे तो BF2, फिर BeCl2, BbR2, और सबसे ज्यादा किस में आएगा, BF2 में आएगा। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली AgF में सबसे कम कोवेलेंट करेक्टर होगा, उससे ज्यादा AgCl में होगा, उससे ज्यादा AgBr में होगा, और उससे ज्यादा AgI में होगा, है ना। तो यहाँ से ये भी समझ में आता है कि जैसे जैसे कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्बिलिटी जो है ना वो क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। इसीलिए इस वाले केस में क्या था कि जो सॉल्बिलिटी का जो ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी जो था वो क्या हो गया था, ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी क्या हो गया था कि AgF की सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा आ गई थी, फिर AgCl की आ गई थी, फिर AgBr की आ गई थी, और फिर AgI की आ गई थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर है, और मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर होने की वजह से यहाँ पे सॉल्बिलिटी लीस्ट आती है, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ कि कुछ जो ऑर्डर्स हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे जो सॉल्बिलिटी के, जो कि अगेंस्ट आ रहे थे हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी ऑर्डर के, तो उसको हमने यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर से इस तरीके से एक्सप्लेन किया, ओके। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी की बात की जाए, ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी में दिया जाए आपको AgCl दिया जाए और Ag2S दिया जाए, तो किसका ज्यादा होगा,
सर थोड़ा ऊपर करना। ओके सर, ओके। हो गया। AgCl का ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही, AgCl का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और Ag2S का कम होना चाहिए। कैसे बताएं इसके लिए? तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे दोनों में जो कटायन है वो सेम होगा, जो एनायन है वो अलग अलग है, लेकिन एनायन के पास खास बात ये है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रखता है और ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं एक्चुअली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 17 प्रोटॉन है और यहाँ पे 16 प्रोटॉन है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रेडियस ऑफ Cl माइसन और रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन को डिस्कशन में लाएं तो कौन ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा, है ना, बड़ा आयन है ना। तो अगर आप देखोगे पोलराइजेबिलिटी देखोगे, क्योंकि पोलराइजिंग पावर दोनों जगह सेम है, पोलराइजेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि H2 नेगेटिव की ज़्यादा है Cl माइनस आयन से, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि जो कोवेलेंट करेक्टर होगा वो Ag2S में ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू AgCl में। और अगर हम सॉल्बिलिटी की बात करें तो जिसके पास कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है उसकी सॉल्बिलिटी क्या आएगी बोलो, कम आएगी, ठीक है। जिसकी सॉल्बिलिटी कम आएगी उसका KSP भी कम आएगा, और आता भी है। इसका जो KSP होता है 10⁻50 के ऑर्डर का होता है, और AgCl का KSP 10⁻10 के ऑर्डर का होता है। तो ये तो कुछ कंसेप्ट वाला पार्ट है, कुछ इस तरीके से, है ना, ये रहता है ना, इस तरीके से रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें इसके लिए इसके एप्लीकेशन का, यही है फजान रूल, है ना, ये फजान रूल हो गया पूरा, कैसे कोवेलेंट करेक्टर क्या करता है, क्या होता है ना, ये सब सारी बातें इसमें हो गई। सॉल्बिलिटी के बारे में कंसेप्चुअल वाला बात जो है ना, वो फजान रूल का यहाँ पे क्लियर हो गया, है ना। फजान रूल बेसिकली केमिस्ट्री में आया क्यों था, अगर कभी कोई पूछता है कि वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट फजान रूल, तो फजान रूल जो आया था वो आया था टू एक्सप्लेन कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, टू एक्सप्लेन कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया था, फजान रूल आया था। और कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया था, वो आया था डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्यों आया, क्योंकि उसे कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करना था। और फजान रूल क्यों आया, क्योंकि उन्हें आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना था। तो दिस आर द बेसिक आइडिया अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट, है ना, दोनों एक दूसरे के कंपाउंड में एक दूसरे दो डिफरेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आए थे, है ना। नाउ बात करते हैं एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन में दो तीन एप्लीकेशन है इसके, एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल में हम लोग जो है ना, एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल, तो एक एप्लीकेशन तो आपने अभी देख ही लिया कि टू एक्सप्लेन द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड, एक तो यही रहता है, पहला एक्सप्लेन यही रहता है, टू एक्सप्लेन कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरी बात है जो रहता है वो ये रहता है, ये रह जाएगा, फिर यही उसके बाद आता है वाटर सॉल्बिलिटी के बारे में, तो अपने आप ही आ जाए कोवेलेंट कैरेक्टर जब बात होगा, है ना, उसमें। इसके बाद आता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड,
और तीसरा आता है मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। चौथा आप लिख सकते हो कलर फॉर्मेशन, कलर फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन में लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया है, ये मैंने बता दिया है, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह और कलर फॉर्मेशन का डिस्कशन आज की क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड का अगर हम डिस्कशन करें, ठीक है, सो थर्मल स्टेबिलिटी जो रहता है आयनिक कंपाउंड का, वो कैसे लाते हैं ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं जो है ना वो है हमारा जो है ना वो है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें, ये है हेडिंग लिखो आप, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स का अगर डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो स्पेशली हम लोग जब एस ब्लॉक की बात करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में भी अपना डिस्कशन हुआ था कि आयनिक कंपाउंड बनाने की जिम्मेदारी, जो पहली जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो है एस ब्लॉक के एलिमेंट की है। तो वो डिस्कशन हमारा पहली क्लास में हो चुका है। एस ब्लॉक के एलिमेंट को जब देखा गया तो ये पाया गया कि लिथियम, है ना, एस ब्लॉक के जब एलिमेंट को ये देखा गया, है ना, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ऐसे था। तो ये पाया गया कि जो लिथियम होता है ये लिथियम ऑक्साइड बनाता है, अगर एयर के साथ इसकी रिएक्शन या ऑक्सीजन के साथ कराई जाए, इसको अगर देखा गया तो ये बोला गया कि ये परऑक्साइड बनाता है, Na2O2 बनाएगा। ये है सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, KO2 बनाता है, RbO2 बनाता है, CSO2 बनाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो ऑक्साइड बना रहा है, ये परऑक्साइड बना रहा है, और ये जो है ना ये सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। ये सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो है ना एक इंफॉर्मेशन क्लियर होती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्यों ना यही डिस्कस किया जाए उस क्वेश्चन को आईटी के अंदर, है ना। उन्होंने ये पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई थी उन्होंने, और ये पूछा गया था कि जो है ना कहाँ कहाँ पे जो है ना ये सोडियम का रिएक्शन पूछा गया था एयर इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, है ना। तो एक ऑप्शन था Na2O, एक ऑप्शन था बी Na2O2, ठीक है, और भी ऑप्शन थे वो, है ना, हो सकता है उन्होंने सुपर ऑक्साइड वगैरह भी लिखा हो, सी वगैरह में Na2O वगैरह ऐसे लिखा था, है ना। तो क्वेश्चन ये था कि उन्होंने क्या किया था इसमें कि अगर किसी ने ओनली ए करेक्ट किया था, अगर ओनली ए, तो उसको तो काट दिया था, उसको तो आंसर नहीं दिया था। जिसने ए एंड बी दोनों टिक किया था उसको मार्क्स दे दिए थे, मान लिया था, और जिसने ओनली बी करेक्ट किया था उसको भी मान लिया था, है ना। मतलब ज्यादातर टेंडेंसी किसकी, परऑक्साइड बनाने की, लेकिन कुछ मात्रा में सोडियम क्या करता है, ऑक्साइड वगैरह भी बनाता है ना, इस तरीके से, है ना। अब पहले तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये कि जब आप इधर से नीचे जाते हो, ऐसे करके नीचे जाओगे, तो साइज क्या हो रहा है, बोलो, साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, बेसिकली ये क्यों ऐसा हो रहा है कि लिथियम ऑक्साइड बना रहा है और सोडियम पर ऑक्साइड बना रहा है, और सोडियम पर ऑक्साइड बना रहा है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और रुबिडियम ये सब सुपर ऑक्साइड क्यों बना रहा है, उसका क्या रीजन है कि जैसे जैसे यहाँ ऐसे नीचे जाने पे जैसे जैसे मेटल्स का साइज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना, प्लस का कैटायन का साइज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपको एनायन का साइज भी बढ़ाना है। क्योंकि मोस्टली जो सिमिलर साइज जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें ज्यादा
ज्यादा स्टेबिलिटी आती है ना, सिमिलर साइज पार्टिकल्स का स्टेबिलिटी, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, वो ज्यादा आती है ना। जब भी डिसिमिलर हो जाएगा तो स्टेबिलिटी उतना अच्छा नहीं आता है ना। तो ये देखा जाता है कि बड़े कैटायन के साथ बड़ा एनायन ही स्टेबल होता है ना, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, ionic compound, a large cation is stabilized by a large anion, है ना। ये सिचुएशन रहती है, सिमिलर साइज के साथ रहती है। तो लिथियम है छोटा, तो Li2O में क्या सिचुएशन आ रही है, मैं पेन चेंज करके बता रहा हूँ आपको। Li2O में क्या सिचुएशन आ रही है कि बेसिकली अगर हम लिथियम के एक एटम की बात करें पर एटम, तो अपने को आधा ऑक्साइड आयन मिल रहा है ना। 2 एटम के लिए 1 ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है, तो 1 एटम के लिए आधा ऑक्साइड आयन प्रेजेंट, आधा क्लाउड प्रेजेंट है। फिर हम आते हैं सोडियम पे, तो सोडियम थोड़ा बड़ा हो गया साइज में, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 एटम के लिए 1 ओ एटम अवेलेबल है तुम्हारे पास, कम से कम एक तो अवेलेबल है ना। तो ऐसा हो जाता है। KO2 में अगर हम बात करें तो KO2 में K और बड़ा हो गया, उसके लिए 2 एटम अवेलेबल है, ऐसे करके। तो जैसे जैसे क्लाउड, ये सब साइज का जो है ना बढ़ते चले जाते हैं ना, इस तरीके से। सुपर ऑक्साइड और बड़ा हो जाता है, पर ऑक्साइड और बड़ा हो जाता है, ऐसे करके यहाँ पे पर ना ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पर जो क्लाउड है ना वो चेंज होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो स्टेबिलिटी इस तरीके से बढ़ती जाती है। तो यही रीजन है कि लिथियम बना रहा है ऑक्साइड छोटा है, तो सोडियम बना रहा है पर ऑक्साइड थोड़ा बड़ा साइज का हो गया, पोटेशियम बना रहा है सुपर ऑक्साइड थोड़ा और बड़ा साइज का, फिर सुपर ऑक्साइड ही बनते हैं। ये पूरी एनालिसिस में एक बात क्लियर समझ में आती है, जो मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूं, वो ये है कि टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्साइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये मेन बात है। ऑक्साइड बनाने की जो टेंडेंसी है ना, वो डाउन द ग्रुप जो होती है वो क्या हो जाती है, वो है ना, ऑक्साइड बनाने की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप जो है ना, वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज होती चली जाती है ना। और इसी कॉन्सेप्ट का जो यूज है ना, इसी कॉन्सेप्ट का यूज जो है ना, वो हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में करेंगे, स्पेशली जब वो आयनिक कंपाउंड एस ब्लॉक के होंगे तो इस तरीके से। तो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते सर हैं, इसका सर इसका मतलब CSO2 कम स्टेबल है KO2 से, क्योंकि CSO2 कम स्टेबल है KO2 से, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों CSO2 का क्यों ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हो? सर साइज इसकी CS की बड़ी है, मतलब केटायन की साइज तो बढ़ गई पर एनायन की साइज नहीं बढ़ी। हाँ के RBCS तक जाते हैं अपन। डिसिमिलर साइज थोड़ा सा होता जाता है, बिल्कुल यही है ना, डिसिमिलर साइज होता चला जा रहा है ना, उस तरीके से। तो यहाँ होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पोटेशियम से वहां से डिसिमिलरिटी आ रही हो, यहाँ तक आके बराबर हो रहा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या? कैटायन की मतलब जैसे KO2 में डिसिमिलरिटी आ रही हो हल्की सी, फिर धीमे धीमे वो मैनेज होती जा रही हो सीजियम तक आते आते, ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो तो सकता है। ऐसा हो सकता है ना, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी के अगर पॉइंट को मैं बताता हूँ, सुपर ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी जो एक्सप्लेन होती है, उसमें भी हम लोग किसको लेते हैं, लैटिस एनर्जी को लेते हैं। लैटिस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से R+R- सेम है, ये होगा, हाँ, सीजियम ऑक्साइड लेस स्टेबल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ जाएगा। अभी 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 आ जाए, अभी अपन और इसका कॉन्क्रीट मतलब जो है ना और वो कर लेंगे, मतलब अभी जस्ट इसके बाद बता रहा हूँ, ये थर्मल स्टेबिलिटी लिखा ना, उसमें एक बार उसको और कर लेंगे, ये आ जाएगा अभी समझ में, है ना। दूसरे मेथड से आ जाएगा, मतलब वो जो अभी है उसके ना होगा, दूसरे तरीके से आ जाएगा, है ना। तो ये 2 पार्ट में मैं बांटता हूँ थर्मल स्टेबिलिटी को, आप लोग 2 पार्ट में बांटना थर्मल स्टेबिलिटी को, है ना। और ये है, एक तो है आयनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सो एनायंस, है ना, कंटेनिंग ऑक्सो एनायंस, एक तो ये पार्ट है बच्चों, है ना। और दूसरा पार्ट में बांट रहा हूं आयनिक कंपाउंड कंटेनिंग
containing simple anions. सिंपल आयन्स में जैसे नाइट्राइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, ये है सुपर ऑक्साइड्स हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड भी इसी में होगा। एक गिव मी 1 मिनट। इसमें परऑक्साइड भी आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें ओजोनाइड भी आ जाएंगे, ये सारे सारे, है ना। तो ऑक्सो एनायंस की बात है, जैसे यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव है, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव है, OH माइनस आयन है, ऑक्सलेट आयन है, इस तरीके से आयन हो गए, ठीक है, ये रहेगा। तो ये 2 कैटेगरी में जो है ना वो आप बांट लो इनको, है ना, ठीक है। तो इनका जो स्टेबिलिटी है वो क्या होता है, यहाँ पे कहते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी is explained by formation of oxides after decomposition. ठीक है, और इसके केस में कहते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी में भी वो वाला फैक्टर लेते हैं, ये वाला R++R- वाला चार्ज वाला, क्योंकि एक जैसे ही बनेंगे ना, सारे ऑक्साइड बनेंगे या सारे वो बनेंगे, है ना, तो वो क्या होंगे कि एक जैसे ही रहेंगे, मतलब अपन कैटायन नहीं बदलेंगे, है ना, एक तरह से कैटायन तो सेम ही रखेंगे, तो और एनायन भी सेम ही रहेगा, या तो ऑक्साइड ही कंपेयर करेंगे या नाइट्राइड ही कंपेयर करेंगे, या वो तो चार्ज वाला पार्ट तो सेम रहेगा, तो ये इस पे रेडियस वाले पार्ट पे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे इनके इसको अगर आप इस फैक्टर को, अभी किसने पूछा था, है ना, सुखमान, किसने, आपने पूछा था, हर्षल, किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था, हर्षल। हाँ हर्षल, तो इसको लगा लोगे ना, ये वाले को, तो आ जाएगा ना, लैटिस एनर्जी वाले फैक्टर को लगा लोगे तो थर्मल स्टेबिलिटी आ जाएगी। बिकॉज एनायन का अगर हम तीनों को कंपेयर करें ना, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड और सीजियम सुपर ऑक्साइड में, तो रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ती जा रही है, एनायन तो सेम ही है। यस सर। तो लगातार थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दैट कैन बी अब बेटर हो गया ना, ठीक है। तो अब अपने पास एक लॉजिकल थिंकिंग आ गई कि भाई हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक, ओके। तो ये वाला काम हो जाएगा, है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो इसमें एक्सप्लेन। तो 2 कैटेगरी में आप बांट लेना कि भाई 2 कैटेगरी जो है ना वो रहेगी। तो थर्मल डिकम्पोजिशन जो है ना उस तरीके से देख लेना कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी का जो, अगर बात नीचे जाने पे लगातार थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, इसीलिए, है ना। जैसे इसकी बात करें, बेरिलियम कार्बोनेट, मान लो सेकेंड डे के एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे मान लो BeCO3 है, और बी के बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है ना वो इस तरीके से चलेगी, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी जो है ना वो इस तरीके से चलेगी, है ना, ठीक है, ये चलने वाली है। रीजा समझ में आया क्यों? हाँ, तो ज्यादातर तुम देखना, ज्यादातर जितने भी तुम वो पढ़ोगे ना यहाँ पे एस ब्लॉक में, अगर तुमने पढ़ा हो, तो थर्मल स्टेबिलिटी वाला पार्ट जो है ना वो नीचे जाने पे हमेशा क्या हो रहा है, एस ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दिखाई देगा कि थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ती जा रही है ना, बढ़ेगी। और यहाँ पे जैसे इनमें देखोगे ऑक्साइड वगैरह के केस में, तो जैसे ऑक्साइड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी आएगी, लिथियम ऑक्साइड की आएगी,
फिर आपका Na2O का आएगा, फिर किसका आएगा, Rb2O का आएगा, फिर किसका आएगा, CS2O का आएगा, ऐसे करके। नाइट्राइड की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, सर इसमें पोटेशियम नहीं लेते? छूट गया होगा, लेते तो है, लेंगे, एक मिनट रुको। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबीडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड। ऑर्डर में तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर में तो आपके लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे के लिए कोई समस्या नहीं, वो हो जाता है, ऑर्डर का दिक्कत नहीं है। वैसे आपका नाइट्राइड का भी मेरे पास एक ऑर्डर लिखा हुआ है, Li3N जो है ना, और Na3N है, इस तरीके से ये रहेगा, और K3N है और CS3N है, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करनी होगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं अभी और थोड़े से एग्जांपल्स आपको करा देता हूँ, है ना, इस तरीके के कुछ एग्जांपल अपन क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए बाकी तो इसमें तुम लगा लेना, लेटेस्ट एनर्जी वाला फंडा लगाना, ये तो वाला तुम लोग कर लोगे, हम लोग डिस्कशन इस पे ज्यादा लेकर आते हैं अपना फोकस। मेरा कहना ये है कि जब आप BeCO3 को देखोगे और MgCO3 को देखोगे और CaCO3 को देखोगे और SrCO3 को देखोगे और BaCO3 को देखोगे, तो इसको आपको पता है ये स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज कर जाता है एयर में। मतलब ये कहते हैं कि एयर में एग्जिस्ट करता नहीं है, मतलब इसको अगर आपको एग्जिस्ट कराना है, ये हाईली अनस्टेबल, इसको एग्जिस्ट कराना है ना, तो इसको एक कंटेनर में आपको क्लोज करके रखना पड़ेगा CO2 के एटमॉस्फेयर में, समझे। CO2 गैस के एटमॉस्फेयर में इसको रखना पड़ता है, तब जाके स्टेबल होता है, तब जाके, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी है, क्योंकि आपको पता है कि बेरिलियम ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा है, ऑक्साइड बनाने की। उसके बाद लगातार क्या हो रहा है कि जो ऑक्साइड बनाने की जो टेंडेंसी है वो लगातार घटती जा रही है। और आप कहोगे नहीं मैं तो डिकम्पोज करा के जबरदस्ती बनाऊंगा, जबरदस्ती बनाओगे तो आपको डिकम्पोज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो, आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी वो हैं, मतलब आयंस हैं, उनका जो है वो आप इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में ये रहेगा। एक गिव मी 1 मिनट, तो मैं इसको खींचता हूं इसको। सर आपने जो वो बताया था ना कि लार्ज कटायन चाहिए लार्ज अनायंस को स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन आयनिक बॉन्ड में तो छोटे कटायंस होंगे तो ज्यादा अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा ना। छोटे कटायन का, छोटे कटायन होंगे तो आयनिक बॉन्ड तो ज्यादा अच्छा बनेगा। मतलब तुम ये कह रहे हो कि उसकी वो इंटरआयनिक डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मतलब ये कहा जाता है भाई, तुम इसलिए बोल रहे हो इसके लिए क्योंकि रेडियस जो इंटरआयनिक डिस्टेंस छोटे वालों की कम आएगी, इसलिए ना। हाँ, अगर छोटा कैटायन है तो छोटा एनायन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर नहीं, जैसे कि पोलराइजेशन जो होगी, हाँ पोलराइजिंग पावर वो छोटे कटायंस की ज्यादा होती है। हाँ, तो छोटे कटायंस होंगे तो ज्यादा पोलराइज करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनने के कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेंगे। नहीं पोलराइज करेगा तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा ना। हाँ सर। भी हमें मतलब ये चाहिए, हमको डिसिमिलरिटी इन साइज नहीं चाहिए। दो रीजन है उसके, एक तो पैकिंग खराब हो जाती है, ऊपर से ये कोवेलेंट कैरेक्टर वाला चक्कर पड़ जाता है, समझे। मतलब जो लेटेस्ट बनता है ना, लेटेस्ट जैसे आप लोगों तो थोड़ा पढ़ा होगा, FCC BCC लेटेस्ट वगैरह पढ़े नहीं पढ़े, आप लोगों ने पढ़े ना। थोड़ा नहीं आइडिया है, सॉलिड स्टेट का थोड़ा नहीं आइडिया, BCC लेटेस्ट FCC लेटेस्ट किसी को नहीं आ रहा। तो जो बेसिकली जो कैटायन और एनायन का जो अरेंजमेंट होता है, आप ऐसे समझ लो जैसे आपका जो घर बनता है ना, दीवारें जो बनती है ना, उसमें ईंट जो आती है ना वो सेम साइज की आती है ना, डिसिमिलर साइज की ईंट नहीं आती है ना। तो मोस्टली ये देखा जाता है पैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितना ज्यादा सिमिलैरिटी होगी ना उतना क्या होगा, ज्यादा पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है। ज्यादा पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है। तो इसलिए क्या होगा कि यही देखा जाता है कि अच्छा लैटिस, स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाने के लिए क्या होगा, सिमिलर साइज होना चाहिए। अगर छोटा कैटायन है तो छोटा एनायन हो, बड़ा कैटायन है तो बड़ा एनायन हो,
इसीलिए वो नीचे जाने पे क्या होता जा रहा है, लगातार वो ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्लाउड का साइज आपको क्या चाहिए, नेगेटिव वाले क्लाउड का साइज भी आपको क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। ये होता जा रहा है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता जा रहा है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये रहता है ऐसे करके, है ना। अब तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन सभी एग्जाम्पल का तरीका एक ही है। आप चाहे जैसे कि लिख लो, मैं सोच रहा था कि आपको इसका फोटो ही दे देता हूँ, ज़्यादा बेटर है, तो आप नोट कर लेना, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट जो है ना वो मैंने आपको समझा दिया, यही रहेगा। नीचे जाने पे आप सबसे डिफिकल्टी से कौन सा ऑक्साइड बनने वाला है, इसमें बेरियम ऑक्साइड बनने वाला है। सबसे डिफिकल्टी से बेरियम ऑक्साइड बनेगा, इसलिए क्या होगा कि वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगा, है ना, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे हम लोग जरा फर्स्ट एलिमेंट का और डिस्कशन कर लेते हैं, बड़ा फेमस है इसका डिस्कशन, उसको भी देख लेते हैं। Li2CO3 होता है, Na2CO3 होता है, K2CO3 होता है, Rb2CO3 होता है, CS2CO3 होता है। ये वाला जो है ना आसानी से डिकम्पोज करके Li2O + CO2 में चला जाता है। इनमें से यार एक भी डिकम्पोज नहीं करते हैं। इसमें कहते हैं कि ऑल आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट। तुमको आ रहा होगा समझ में, क्यों? क्योंकि इनको अगर क्या करना है समझे, इनको अगर डिकम्पोज करना है तो इसको सोडियम को क्या बनाना पड़ेगा अपना, ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। तो वो ऑक्साइड बनाना नहीं चाहते हैं, ना पोटेशियम बनाना चाहता है, ना रुबिडियम बनाना चाहता है, ये ऑक्साइड बनाना ही नहीं चाहते। तो स्पॉन्ट ये अपने आप तो ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, है ना, तो इसलिए क्या होगा कि ये डिकम्पोज ही नहीं करते। आप इन्हें हीट करोगे तो मेल्ट कर जाएंगे, और हीट करोगे वेपराइज कर जाएंगे, लेकिन डिकम्पोज नहीं करेंगे। केवल जो लिथियम का कार्बोनेट है वही डिकम्पोज करता है, और उसका रीजन है कि उसके पास ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी भी है, तो वो ऑक्साइड बना लेगा। साथ में उसके पास कोवलेंट करेक्टर भी है आसानी से डिकम्पोज करने का, क्योंकि लिथियम का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो एक तरह से कोवलेंट कंपाउंड भी है। मतलब इसके दो रीजन है, मतलब लिथियम के डिकम्पोज होने के जो रीजन है, मतलब आप दो रीजन दे सकते हो, है ना। अभिषेक क्या कह रहा है, लेकिन छोटे मेटल तो, अभिषेक आप क्या अभी बोला है क्या, पहले लिखा था, ये पहले का लिखा हुआ वो है? पहले ही लिखा था। अच्छा, आवाज खत्म हुई क्या? आ रही है, हाँ। तो ये यहाँ पे बेसिकली यही है, मतलब लिथियम कार्बोनेट को जो डिकम्पोज करने का जो तरीका, मतलब जो डिकम्पोज हो रहा है, ज्यादातर लोग तो, मैंने तो लोगों को देखा है कि लोग कोवलेंट करेक्टर से ज्यादा समझाते हैं, है ना। मतलब कोवलेंट करेक्टर से ज्यादा समझाते हैं कि लिथियम के पास कोवलेंट करेक्टर है तो डिकम्पोज कर जाता है, बाकी डिकम्पोज नहीं करेगा। बट मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा जो एक्सप्लेनेशन है वो ये एक्सप्लेनेशन है कि आप ये बोलो कि ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी उसके पास ज्यादा है ना। ऑक्साइड बनाने की एक बुक है जिसमें मुझे ये मिला है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अपने थॉट से आपको बता रहा हूँ, ये किसी बुक का थॉट अलग है। मतलब कई सारी किताबें पढ़ी, लेकिन उसमें एक बुक में ये वाला थॉट भी है, जिस तरह जो थॉट मैं आपको बता रहा हूँ वो वाला थॉट भी है। तो इसलिए उसी थॉट मुझे लगा कि ये ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है एज कम्पेयर टू अदर एक्सप्लेनेशन जो लोग दे रहे हैं ना। इसीलिए जो मैंने बनाया है, मतलब इसको मैं पहले इधर से लेके आया हूँ, आपको स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड से लेकर आया हूँ, वरना इधर से लेके नहीं आता, डायरेक्टली कोवलेंट करेक्टर और वो सब से लेके आता है ना। ठीक है, बुक का नाम है ब्रूशच महान, है ना, ब्रूशच महान, एच महान की एक बुक आती है, वो बुक में ये दिया हुआ है ना। तो उनका एक्सप्लेनेशन, ये उनके डिकम्पोजिशन टेम्परेचर भी दिए हुए हैं, है ना। अब क्या होता है कि मैं मतलब जो है ना, इनके जो टेम्परेचर वगैरह भी दिए हुए हैं, इनके डिकम्पोजिशन टेम्परेचर वगैरह भी दिए हुए हैं, और उन्होंने इसको ऑक्साइड फॉर्मेशन से ही एक्सप्लेन किया है एज कम्पेयर टू कोवलेंट करेक्टर। सम पीपल विल एक्सप्लेन लाइक दिस कि BeCO, मतलब वो लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि नीचे जाने पे लगातार क्या होता जा रहा है, कोवलेंट करेक्टर क्या होता जा रहा है, बोलो क्या होता जा रहा है। अगर मैं सेकेंड कार्बोनेट की बात करूं तो नीचे जाने पे लगातार कोवलेंट करेक्टर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। बेरिलियम 2+ आयन की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, हाँ या ना बोलो, होगी, हाँ। तो उसमें कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो जितना कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता जाएगा उतना ही डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम होता जाएगा। जितना कोवलेंट से आप आयनिक की तरफ शिफ्ट करोगे उतना ही डिकम्पोज करना क्या होगा, मुश्किल होता चला जाएगा। तो एक एक्सप्लेनेशन ये भी है,
लेकिन उससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है ना, मुझे लगता है लॉजिकल जो है ना, वो ये है कि आप ये बोलो कि नीचे जाने पे ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी जो है ना वो लगातार कम होती जा रही है, स्पेशली जब आपके पास ऑक्सो एनायंस है, ऐसे कंपाउंड जो डिकम्पोज होकर ऑक्साइड बनाते हैं। कोई भी कंपाउंड, अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी कंपाउंड है, समझे, कोई भी कंपाउंड अगर आप उसे हीट कर रहे हो, वो हीट करने के बाद अगर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ और भी बना रहा है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर जो मेरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी से चलिए। टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्साइड वाला पार्ट जो है ना वो आप लेके चलिए, आपका कभी गलत नहीं आएगा आंसर। और इसीलिए ये स्टेबल भी होगा Na2CO3 और K2CO3, Rb2CO3, CsCO3, ये सब इसीलिए स्टेबल हो गए क्योंकि ये ऑक्साइड बनाना ही नहीं चाहते, है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इनके ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करते, ये ध्यान देना मेरी लैंग्वेज पर, मैं एडजस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। एडजस्ट तो आप करा लोगे, है ना, एडजस्ट तो आप करा लोगे, रिएक्शंस को आप, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को भी आप करा ले जाते हो, नॉन स्पॉन्टेनियस कंपाउंड को भी आप बना ले जाते हो। एडजस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन, जब आप डिकम्पोज करना शुरू करोगे तो उसके बाद आपका कंट्रोल नहीं है ना, जो बनाएगा वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, तो बनना ही नहीं चाहता इसलिए डिकम्पोज नहीं करेगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये रहेगा। बाकी आप किसी का भी लिख लें यहाँ पे, मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर लिखे हुए हैं यहाँ पे बुक में, तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं फोटो खींच सकता हूँ तो मैं फोटो खींच देता हूँ, ज्यादा बेटर है। हाँ, दिख रहे हैं सारे सबको, चाहे कोई भी ऊपर वाला जो पार्ट है ये लैटिस एनर्जी वाला पार्ट है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ ये वाला है ना, ये फर्स्ट पॉइंट जो है ना लैटिस एनर्जी वाला पार्ट है, इसे एक्सप्लेन किया गया। सेकंड वाला जो पार्ट है ये सारे के सारे वही है, ऑक्सो एनायंस के बारे में बात है। इनकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इन्होंने जिस तरीके से लिखा है कि जैसे सेकंड पॉइंट, फॉर आयनिक कंपाउंड हैविंग मल्टी एटॉमिक एनायंस द एफिशिएंट पैकिंग ऑफ द लार्ज साइज कैटायन एंड लार्ज साइज anion lead to the formation of thermally more stable compound. Thus the thermal stability increases down the group for the compound having the same anion, for example ये है ना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लिथियम से सोडियम से पर्टिकुलरेट की स्टेबिलिटी जो है ना नीचे जा टॉप टू बॉटम क्या बढ़ रही है, सोडियम इनके नाइट्रेट की बढ़ती जा रही है, हाइड्रोक्साइड की बढ़ती जा रही है, कार्बोनेट की बढ़ती जा रही है, बेरिलियम से मैग्नी से चलना स्टार्ट करना तो वहां तक बेरियम तक लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसी हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट, सल्फेट सबकी बढ़ती जा रही है। लास्ट में जो जे पॉइंट लिखा है, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ओजोनाइड ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स also have the same order of thermal stability that increases down the group. तो इसीलिए मैंने कहा इतने सारे मैं लिखूंगा, उससे अच्छा है कि अपन ये यूं ही बता दें आप लोगों को, है ना, ठीक है। ये कंप्लीट कर लो, ओके। तो ये मैं नोट्स दे ही दूंगा आपको, है ना, मैं इसकी फोटो वो अभी पीडीएफ बना के तुमको दे दूंगा। और किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर है, ले लो एक स्क्रीनशॉट, अगर बनता हो तुम लोग ले सकते हो, पॉसिबिलिटी हो तो लोग रख लो, वरना मैं वो भी आपको डाल दूंगा, है ना, स्कैन करके दे दूंगा। हाँ बोलो बेटा। सर मतलब हम आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या बोल रहे थे कि जितना छोटा वो होगा साइज, उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा, और जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा उतना ज्यादा आयनिक कंपाउंड बन सकता है। मतलब उतना ज्यादा पावर हो, मतलब उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा आयनिक कंपाउंड बनने का। फिर तो अपन Al2O3 में समस्या कर जाएंगे। Al2O3 की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होता है ना, लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होती है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होता है। हम तो ये कहें, हम तो ऐसे बोले, सिंपल सी बात है, आयनिक कंपाउंड में सिर्फ फॉर्मेशन इज, लैटिस एनर्जी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। थर्मोडायनेमिक्स क्राइटेरिया जरूर है, लेकिन उसके बाद हमें कैटायंस और एनायन को अरेंज भी करना है। तो यहाँ पे एक इफिशिएंट पैकिंग की बात की गई है ना। तो जैसे जैसे वो साइज वाला जो पार्ट है ना, साइज वाला जो पार्ट है ना, वो है कि साइज का जो डिफरेंस है अगर वो कम रहेगा तो इफिशिएंट पैकिंग होगी, बस ये मान लो आप। डिसिमिलर में इफिशिएंट पैकिंग नहीं होगी, ऐसा रहेगा। हर्षल, बात समझ में आई? कुछ और पूछना चाह रहे थे क्या? मैंने बीच में टोक दिया था, पूरी बात बोलो तुम।
हर्षल हर्षल बोलता है, आपसे कौन बोल रहा था? हेलो, हाँ नहीं सर, कुछ नहीं, बाकी ठीक है सर। नहीं, मैंने शायद पूरी बात सुनी नहीं। क्या बोलना चाह, बोलो तो एक बार, क्या बोलना चाह रहे थे? मतलब मैं पूछ रहा था कि जैसे कि आपने लिखवाया था ना उस वक्त कि आयनिक कंपाउंड के लिए फैक्टर्स क्या क्या है, तो लैटिस एनर्जी उसमें एक फैक्टर था। हाँ वो, हाँ बिल्कुल, थर्मोडायनेमिक्स एक फैक्टर था उसमें, बिल्कुल हाँ। और मतलब फैक्टर, वो हाँ हाँ बहुत बिल्कुल, बड़ा फैक्टर था वैसे। हाँ ठीक है, हाँ तो और लैटिस एनर्जी जो छोटे होते हैं, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रेडियस के। हाँ और फजान्स रूल में भी यही था कि जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर हो जाएगा हाँ हाँ कैटायंस के लिए। हाँ। तो मतलब दोनों ही सेम ही बात है, यहाँ पे कोवेलेंट नहीं नहीं बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, वहाँ नहीं पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, देखो आप अकेला एक पे फोकस नहीं करो, मतलब वहां पे दोनों थे, मतलब ऐसे समझ लो इसको। लैटिस एनर्जी वाला जो पार्ट था उसमें ये सिचुएशन है, R प्लस प्लस R माइनस आयन। तुम कोशिश ये करो कि दोनों में से कोई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट ना हो जाए, तो तुम्हारा बढ़िया आयनिक कंपाउंड बनेगा। जहां पे दो में से कोई एक निगलेक्ट हुआ, फजान रूल में क्या होता था, फजान रूल में क्या होता था, एक बड़ा एक छोटा हो जाता था। यस सर। हाँ, तो फजान रूल में प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है कि लैटिस एनर्जी जो है ना, वो जो छोटा वाला है वो क्या करने लगे, छोटा वाला तो जो है वो खत्म हो जाए, R माइनस आयन ही हो जाए, इसी पे डिपेंड कर ले। तो बड़ा आयन होगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लैटिस एनर्जी ये हो जाए, कैटायन बड़ा हो जाए तो ये हो जाए, आयन वाला निगलेक्ट हो जाए। तो ये सिचुएशंस अपने को नहीं चाहिए आयनिक कंपाउंड में। अपने को तो चाहिए कि कैटायन और अनायन लैटिस एनर्जी वाले फैक्टर में दोनों साथ में बने रहे। वो तभी होगा जब इनके साइजेस कैसे होंगे, बोलो, सिमिलर होंगे। भाई आप वेरिएशन एक में तो आपने आयनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन पढ़ना शुरू किया, वो कब शुरू किया, जब आपको इसी केस में पढ़ा था ना आपने। इस केस में आपने क्या पढ़ा, जब छोटा कैटायन बड़ा आयन में क्या पढ़ा आपने? इसमें आपने पढ़ा फजान रूल, यही आया ना फजान रूल। इसने इसने वेरिएशन क्रिएट कर दिया है ना। और इस वाले केस में जब आप देखोगे, ऐसे वाले केस में तो पैकिंग वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, है ना, वो भी स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। इसलिए इस बुक में भी लिखा हुआ है, देखो आप, इसमें भी लिखा हुआ है, लास्ट जो सेकंड पॉइंट पढ़ो उसमें लिखा है ना, इफिशिएंट पैकिंग के बारे में, है ना अभिषेक? यस सर। तो इसी से चलेगा, मतलब अब जो है ना, इसी से चलेगा। केवल और केवल वही क्राइटेरिया मत यूज करो, मतलब केवल कि भाई छोटा कैटायन और छोटा एनायन वाला पार्ट जो है ना, मतलब मेरा ये कहना है कि वो फैक्टर है, बिल्कुल लैटिस एनर्जी एक फैक्टर है, लेकिन लैटिस को जब आप बनाओगे, मतलब लैटिस को जब बनाओगे, कैटायन और एनायन को जब अरेंज करके सॉलिडिफाई करोगे, तो कैटायन और एनायन का जो अरेंजमेंट होगा, वो अरेंजमेंट जो है ना स्ट्रॉन्ग कब बनता है, जब आप क्या करते हैं, सिमिलर साइज के पार्टिकल को पैक करते हैं। समझे, इस तरीके से। तो पैकिंग भी एक क्राइटेरिया है, मतलब पैकिंग भी जो है ना एक क्राइटेरिया होता है ना। जैसे अभी बताते हैं, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम लोग, मैं इसके बारे में ना। तो मेरा थर्मल स्टेबिलिटी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, थर्मल स्टेबिलिटी तो ये कंप्लीट हो गया। नाउ नाउ डिस्कस द मेल्टिंग पॉइंट। अभी तुम्हारे पॉइंट को हम लोग और लेते हैं, इसमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट में को डिस्कशन में मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड से लिक्विफाई होना। सॉलिड से लिक्विफाई होना। सॉलिड कैसे बनता है? कौन से सॉलिड का बात करोगे यहाँ पे? किस तरीके सॉलिड कितने तरीके के होते हैं? सॉलिड कितने तरीके के होते हैं? हाँ, एक मिनट। सॉलिड दो तरीके के होते हैं, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन। ठीक है, सॉलिड जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन, है ना, दो तरीके के सॉलिड होते हैं। यस सर। ठीक है,
एक मिनट देना। यार इन्होंने कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो पेज ऊपर नीचे हो गए यार, किताब फाड़ दी किताब के, मैंने फाड़, ये तो समस्या हो जाता है। स्टेपलिंग करूंगा यार, मेरे पास इतना ज्यादा कागज हो जाता है, मैं तो उसी से थोड़ा सा दिक्कत है। ये था 114 पेज, 117 पेज है ये। अरे यार रुक जा भाई। दो तरीके के क्रिस्टल होते हैं, एक तो अमॉर्फस होता है, एक कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है। हम लोग किस तरीके के सॉलिड की बात करने जा रहे हैं फिलहाल अभी? हम लोग किस तरीके के सॉलिड की बात करने जा रहे हैं आज? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और मतलब जो मेल्टिंग करने जा रहे हैं वो हम किस तरीके के सॉलिड की मेल्टिंग करने जा रहे हैं? मेल्टिंग जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग किस तरीके के सॉलिड की मेल्टिंग करने जा रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग करने जा रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होगा? एमोर्फस इसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होगा, इम्प्योरिटीज हाँ, मतलब एमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है ना। अरेंजमेंट की कोई रेगुलरिटी नहीं होती है ना। इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, और उस इरेगुलर अरेंजमेंट के थ्रू चलता है अमॉर्फस, है ना। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना, वो अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं बार बार, अरे यार, इसीलिए मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं तेरे की, तुम लोग होगी, चलो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं हुई, है ना। तो यहाँ पर यही मैं कह रहा था कि थर्मल स्टेबिलिटी को जो है ना, वो आप मेल्टिंग पॉइंट से कोरिलेट नहीं, मतलब नहीं करोगे। मेल्टिंग अलग चीज है, मेल्टिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड थर्मल स्टेबिलिटी इज द, एक तरह से मैं केमिकल प्रोसेस मान के चल रहा हूँ कि मुझे कोई सब्सटेंस लेना है, डिकम्पोज करना है। डिकम्पोजिशन भी अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे मैं डिकम्पोजिशन ही परफॉर्म करा रहा हूँ, है ना। ये BeCO3 MgCO3 इनको मैं डिकम्पोज करा रहा हूँ बाकायदा, है ना। तो डिकम्पोजिशन की बात, कोई केमिकल सब्सटेंस जो है ना वो बनेगा, है ना। इस तरीके से रिलेट करोगे, ओके। तो ये हो जाता है ना। और ओके, नेक्स्ट पॉइंट एक और भी बताते हैं आपको। जैसे इसमें ऐसा भी है कि मान लो R प्लस और R माइनस साइन वाला फैक्टर भी बढ़ रहा है और Q1 Q2 वाला फैक्टर भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर को दोनों फैक्टर अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट वाला फैक्टर भी बढ़ेगा, दोनों भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है NaF और MgF2 AlF3, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे वही है +1, यहाँ पे +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ +2 है, -1 है, यहाँ पे +3 है, -1 है, ठीक है। तो रेडियस का जो ऑर्डर है, मतलब देखा जाए तो लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? चार्ज तो बढ़ता ही जा रहा है और साथ में ये भी चार्ज बढ़ता जा रहा है, रेडियस भी घटता जा रहा है। सॉरी, उल्टा लिखा है, रेडियस अगर घटा दूंगा तब बढ़ेगा ना। हाँ ठीक है, इसको चेंज करना, इसको नीचे लगा देना ऐसे। भाई इंटर आयनिक डिस्टेंस भी कम हो रही है और चार्ज भी बढ़ रहा है। इंटर आयनिक डिस्टेंस भी क्या करती है? लैटिस एनर्जी को बढ़ाती है अगर कम होगा, और चार्ज के बढ़ने से भी लैटिस एनर्जी बढ़ेगा। तो दोनों ही लैटिस एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, और लैटिस एनर्जी बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। यहाँ पर इसके केस में वो दोनों सपोर्टिव हैं। तो लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर निकल के आता है वो निकल के आता है आपका NaF से MgF2 से AlF3 और
इसके बाद है इसके मेल्टिंग पॉइंट का जब ऑर्डर निकाल के लाओगे तो भी यही आएगा, NaF MgF2 और AlF3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आने लगती है। क्या प्रॉब्लम आ जाएगा कि अगर हमारे पास इनकी बात करें, अगर जैसे इसका डिस्कशन करते हैं, ये ऑर्डर ऐसे रहता है, लेकिन ये ऑर्डर इस तरीके से भी हो जाएगा। मैं पेन चेंज करके लिख देता हूँ। ये ऑर्डर जो है ना, ऐसा मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो ऐसा भी हो जाएगा, NaX का सबसे ज़्यादा, फिर MgX2 का सबसे ज़्यादा, फिर AlX3 का सबसे ज़्यादा, लेकिन X शुड भी ClBrI। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फ्लोराइड के केस में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर डिफरेंट है। इन दोनों को देखो ध्यान से। फ्लोराइड के केस में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर डिफरेंट है, क्लोराइड के और हैलाइड के केस में दूसरे वाले में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर डिफरेंट है। उसका रीजन क्या है? और रीजन वही है कि यहाँ पे जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ा तो उसने क्या किया, पोलराइजिंग पावर बढ़ाई। पोलराइजिंग पावर बढ़ाई तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट उसने कम करा दिया। ये रहता है। तो थोड़ा संभल के करना है ना, थोड़ा सा इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट वगैरह के सब चीजें होती हैं, तो इनको आप ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखो, कर लेना, इस पे काम हो जाएगा, है ना, तरीके से। तो ये काफ़ी कुछ डिस्कशन आ गया मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, है ना, इस तरीके से। और तो मेल्टिंग पॉइंट का तो मेरा यही है कि जैसे ये कुछ एग्जाम्पल मैंने करा दिए, नहीं एग्जाम्पल को आप ध्यान रखो, है ना, और ज़्यादा कुछ चक्कर मत पड़ो। बस वैसे जो आएगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आएगा तो बहुत क्लीन और क्लियर ऑर्डर आएगा, है ना। बस दो चार चीज़ें मेरी एक बात ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट को जो है ना वो थर्मल स्टेबिलिटी से मैच मत कराना, तो हमेशा कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एक लास्ट पॉइंट और बता देते हैं आपको, और वो है आपका कलर फॉर्मेशन। या आप डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ लेना, आगे भी पढ़ाया जाएगा, अभी जस्ट मैं बता दे रहा हूँ। जैसे AgCl जो होता है ना, AgCl जो होता है वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और AgBr जो होता है वो लाइट येलो होता है, और AgI जो होता है वो डार्क येलो PPT होता है, इस तरीके से, है ना। तो अब ये ऐसे हो इसलिए होगा कि आपको पता है कि यहाँ पर अगर यूं जाए ना तो लगातार क्या होता जा रहा है, पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है, बोलो, पोलराइजिंग पावर जो हो रही है वो क्या होती जा रही है, मतलब एक तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ना, यहाँ जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ना वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो मैक्सिमम पोलराइजेशन जो होगा, मैक्सिमम पोलराइजेशन जो निकल के आएगा वो कहाँ निकल के आता है, ठीक है, मैक्सिमम पोलराइजेशन जो आएगा वो आएगा AgI के केस में। तो इस पोलराइजेशन के समय क्या होता है, जब पोलराइजेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो व्हाइट लाइट का कुछ पार्ट जो होता है ना वो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से कलर यहाँ पे आता है। और इस ट्रांजिशन के दौरान जो भी यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा होता है, इस दौरान कलर जो होता है वो काफी, मतलब जो एब्जॉर्बिटी होती है वो काफी अच्छी खासी होती है, डार्क कलर आते हैं, ना, डार्क कलर जो है ना वो ज्यादा दिखाई देते हैं। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा डार्क के साइड में जो है ना वो जाता है। जैसे PbCl2 व्हाइट होता है, PbBr2 व्हाइट होता है, लेकिन PbI2 येलो होता है। ये भी वहीं से एक्सप्लेन होता है। PbCl2 व्हाइट PPT होता है, PbBr2 भी व्हाइट PPT होता है, लेकिन PbI2 जो होता है वो येलो PPT होता है। तो ये देखा जाता है जहाँ पे मैक्सिमम, है ना, जहाँ पे मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा, जहाँ पे मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा वहाँ पे कलर जो आएगा वो कैसा होगा, वहाँ पे कलर डार्क हो जाता है ना। पोलराइजेशन के दौरान जो है ना वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और इस लाइट के एब्जॉर्प्शन से जो होता है ना वो कलर जो है ना वो इंटेंसिफाइड हो जाता है। ये चार्ज ट्रांसफर, हाँ सर पोलराइजेशन में लाइट एब्जॉर्ब होती है सर, इसको लैंग्वेज में कैसे बना के लिखेंगे? आप ऐसे समझ सकते हो कि ड्यूरिंग द पोलराइजेशन चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम द एनायन टू कैटायन, ये लिख सकते हो, है ना, मतलब वापस बोला सर। हाँ जो है बेसिकली ड्यूरिंग द पोलराइजेशन, लिखो आप, ड्यूरिंग द पोलराइजेशन,
during the polarization charge transfer take place from anion to cation. In this process, a part of white light is absorbed, which imparts color to the compound. In this process, absorbability is very high. Therefore, dark color appears during the चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, जो कलर की जो डार्कनेस है ना वो एब्जॉर्बिटी से आती है ना, मतलब दुनिया का जो सबसे हाई एब्जॉर्बिटी वाला जो कलर है वो कौन सा है? ब्लैक है। मतलब कलर फॉर्मेशन 3 तरीके से गवर्न होता है, एक तो हाई एब्जॉर्बिटी, मतलब एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड क्या होता है, ट्रांसमिटिविटी। तीन घटनाएं घटती हैं। अगर व्हाइट लाइट सातों कलर व्हाइट लाइट के किसी बॉडी पे पड़े और वो 100% ट्रांसमिट हो गए तो वो ट्रांसपेरेंट नजर आएगी, और अगर किसी बॉडी पे पड़े और 100% क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गए, रिफ्लेक्टिविटी बहुत हाई है, बहुत हाई रिफ्लेक्टिविटी है, तो व्हाइट नजर आएगी। और किसी बॉडी पे अगर 7 कलर पड़े, 7 कलर हेप्टाक्रोमेटिक लाइट पड़ी और वो लगभग सभी के सभी एब्जॉर्ब हो गए, वो हाई एब्जॉर्बिटी वाला सब्सटेंस है, तो ब्लैक नजर आएगा। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द पोलराइजेशन जो है ना, मोस्टली ये देखा जाता है कि हाई एब्जॉर्बिटी रहती है लाइट की, तो जितना ज्यादा एब्जॉर्बिटी रहेगा उतना ज्यादा डार्क कलर आने के चांसेस रहते हैं, ऐसा कुछ समझाते हैं इसमें। ठीक है, तो बस ठीक है, इतना ही करो तुम लोग। और कुछ पढ़ना चाहो तुम लोगों को, ऐसा लगे कहीं पे जो है ना, तो वो बता देना, मैं कुछ और चीजें दे दूंगा तुम लोगों को। कभी व्हाट्सएप पे, ऐप पे तुम लोग हो ही, इन चीजों को और पढ़ो। कहीं कुछ जगह पे जो है ना थोड़ा सा करने के बाद भी जो है ना ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। मैंने जो बता दिया आपको इतना ही रखो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना कि थर्मल स्टेबिलिटी को मेल्टिंग पॉइंट से कोरिलेट नहीं करना, उससे थोड़ा सा अलग तरीके से रखना, तो अपने आप सही रहेगा। नोट्स में आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, आज लास्ट लेक्चर था, है ना, खूब पढ़ाया आप लोगों को, है ना। लास्ट पेज दिखा दीजिएगा। हाँ, आखिरी पेज। हाँ, बोलिए। ये वाला ना? यस सर। ठीक है, हाँ, मैं टेक्स्ट दे दूंगा आपको इसका, सुखमन भेज दूंगा मैं, है ना। इसका जो है ना थोड़ा सा आप जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह के जो पॉइंट्स हैं ना, कई सारे पॉइंट्स हैं, वो काफी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिया इसको डिटेल में, बट मैंने मोर और लेस आपको वो समझा दिया है। वो मतलब जो ऐसे पॉइंट जो अलार्मिंग पॉइंट्स है ना, वो अपने क्लास में डिस्कस हो गए हैं ना, कि क्या क्या अलार्मिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए, फिर बाकी आप जो है ना वो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो मैं भेजता हूँ आपको, है ना, ये चीजें पढ़ने के लिए थोड़ा सीक्वेंस में भेजता हूँ कुछ चीजें आपको, तो पढ़िएगा। ठीक है सुखमान, भेज देंगे बिल्कुल। हाँ भाई, चैप्टर खत्म हो गया मेरी साइड से, है ना। खूब सारा पढ़ा है आपको, केमिकल बॉन्डिंग, है ना, बहुत बढ़िया, काफी दिनों तक चलता भी रहा, लेकिन हाँ ये खत्म हो गया, मतलब अब आप मस्त रहिए, है ना। ये चैप्टर जो है ना कंप्लीट कर दिया आपका।
आपको इससे ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है ना, खूब पढ़ लिया है।